बीरबल और बुद्धिमान गधा। एक रोचक अकबर बीरबल की कहानी। भाग एक। दरबार में चर्चा। एक दिन अकबर बादशाह के राज दरबार में सुबह सुबह एक अनोखी चर्चा चल रही थी। दरबारियों में बहस छिड़ी थी कि सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है। कुछ का कहना था इंसान, तो कुछ ने हाथी या कुत्ते को चुना। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मेरा मानना है कि गधा सबसे मूर्ख जानवर होता है। उसे जितना काम कराओ उतना करता है, लेकिन खुद के भले बुरे की समझ नहीं होती। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, तो क्या यह साबित किया जा सकता है कि गधा सबसे मूर्ख प्राणी है? बीरबल चुपचाप बैठे सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं इससे सहमत नहीं हूं। गधा यदि सही दिशा में सोच पाए तो वह इंसानों से भी अधिक समझदार हो सकता है। यह सुनते ही सभी दरबारी हंसने लगे। एक ने कहा, बीरबल जी, अब आप गधे को भी ज्ञानी बना देंगे? बादशाह ने कहा, बीरबल, यदि तुम कह रहे हो कि गधा भी समझदार हो सकता है, तो हमें इसका प्रमाण दो। यदि तुम यह साबित कर सको कि कोई गधा बुद्धिमान है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और यदि न कर सको तो 1 हफ्ते के लिए दरबार में मत आना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। 7 दिनों में मैं आपको एक बुद्धिमान गधे से मिलवाऊंगा। भाग 2। गधे की तलाश। बीरबल उसी दिन दरबार से बाहर निकले और शहर के बाहरी इलाके की ओर चल दिए। वहां एक किसान रहता था, हरिदास। हरिदास के पास एक गधा था जिसका नाम था बोलू। यह गधा थोड़ा अलग था। जब भी कोई उसे पुकारता, वह कान खड़े करके उनकी ओर देखता और कई बार सिर हिलाता जैसे बात समझ रहा हो। बीरबल ने हरिदास से कहा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा गधा लेना चाहता हूँ। बदले में तुम्हें 5 सोने की मुद्राएं दूंगा। हरिदास चौंक गया, मालिक, आप इतने बड़े दरबारी होकर इस गधे को क्यों लेना चाहते हैं? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि मुझे इसी की जरूरत है। मुझे इस गधे में कुछ खास बात दिखती है। हरिदास ने सहमति दे दी और बीरबल बोलू को लेकर अपने निवास पर ले आए। भाग 3। गधे की ट्रेनिंग। अब बीरबल को गधे को कुछ ऐसा सिखाना था कि वह बुद्धिमान दिखे। उन्होंने गधे को कुछ खास इशारों से बातें सिखानी शुरू की। जैसे अगर बीरबल हाँ कहते और सिर ऊपर नीचे हिलाते तो बोलू भी वैसा ही करता। अगर वह ना कहते और सिर दाएं बाएं हिलाते तो गधा भी वही करता। बीरबल ने कुछ दिनों तक उसे इसी तरह प्रशिक्षित किया। वह गधे को अपने शब्दों और इशारों के साथ कुछ विशेष प्रतिक्रिया देना सिखाते। धीरे धीरे गधा इन संकेतों को पहचानने लगा। अब वह हाँ और ना के इशारे समझ जाता था। 7वें दिन बीरबल पूरी तैयारी के साथ दरबार पहुंचे। उनके साथ गधा भी था, जिसके गले में फूलों की माला और सिर पर रंगीन साफा बंधा हुआ था। दरबारी हंसने लगे, लो भई, बीरबल तो गधे को भी दरबार में ले आए। भाग 4। बुद्धिमान गधे की परीक्षा। बादशाह ने मुस्कराते हुए पूछा, तो बीरबल, यही है तुम्हारा बुद्धिमान गधा? जी हाँ जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इसका नाम है बोलू। यह आपकी हर बात समझ सकता है और उत्तर भी देगा, मगर अपने इशारों में। बादशाह को दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, अच्छा, तो मैं प्रश्न पूछूं और यह उत्तर देगा? हाँ जहांपनाह, आप चाहें तो पूछिए। अकबर ने पहला प्रश्न किया, बोलू, क्या तुम हमें समझ सकते हो? बीरबल ने गुपचुप अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया और गधे की ओर देखा। गधे ने भी वैसा ही किया, सिर ऊपर नीचे हिलाया। पूरा दरबार चौंक गया। दूसरा प्रश्न आया, क्या तुम दरबार आना पसंद करते हो? बीरबल ने फिर वही संकेत किया। गधा भी हाँ में सिर हिलाने लगा। अब बीरबल ने धीरे से अपना सिर दाएं बाएं हिलाया। अकबर ने प्रश्न किया,
क्या तुम मूर्ख हो? गधा भी दाएं बाएं सिर हिलाने लगा, यानी ना। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो सचमुच समझदार लग रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप चाहें तो बाकी दरबारियों से भी सवाल पूछने को कहें। अकबर ने आदेश दिया, और एक दरबारी ने पूछा, बोलू, क्या तुम बीरबल से प्रेम करते हो? बीरबल ने सिर ऊपर नीचे हिलाया। गधे ने भी ऐसा ही किया। दूसरा दरबारी बोला, क्या तुम हमें पसंद नहीं करते? बीरबल ने दाएं बाएं सिर हिलाया। गधा भी ना में सिर हिलाने लगा। अब सब विस्मित थे। गधे की बुद्धिमानी मानो सबके सामने थी। भाग 5 पर्दा हटता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो चमत्कार है। क्या तुमने इसे इंसानों जैसी बुद्धि दी है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, बुद्धि उसमें पहले से थी। बस उसे समझने का तरीका चाहिए था। यह गधा मेरी आवाज, इशारों और व्यवहार को पहचानता है। यह एक प्रकार की भाषा है जिसे वह समझता है। बादशाह ने पूछा, पर क्या यह सचमुच समझ रहा है या केवल आपकी नकल कर रहा है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इंसान भी पहले भाषा सीखता है, फिर उसका उपयोग करता है। बोलू भी इशारों की भाषा सीख चुका है। यह एक उदाहरण है कि अगर हम किसी प्राणी से संवाद करना सीख लें, तो वह भी हमारी तरह प्रतिक्रिया दे सकता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने यह साबित कर दिया कि बुद्धि केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। तुमने न केवल एक गधे को समझदार दिखाया, बल्कि हमें सिखाया कि धैर्य, प्रयोग और प्रेम से किसी को भी सिखाया जा सकता है। भाग 6 ईर्ष्या और एक नई चाल। लेकिन हर किसी को बीरबल की सफलता रास नहीं आई। कुछ दरबारी, खासकर रघुनाथ नामक दरबारी, जलने लगे। उन्होंने सोचा कि इस चमत्कार को झूठा साबित करने का कोई तरीका ढूंढा जाए। रघुनाथ ने गुपचुप हरिदास को बुलवाया और कहा, अगर तुम यह कह दो कि बीरबल ने गधे को इशारों से उत्तर देना सिखाया है, तो मैं तुम्हें 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। हरिदास लोभ में आ गया और तैयार हो गया। अगले दिन दरबार में रघुनाथ ने घोषणा की, जहां पनाह, मैं यह साबित कर सकता हूं कि यह गधा वास्तव में मूर्ख है और केवल बीरबल के इशारों की नकल करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम्हारे पास इसका प्रमाण है? हरिदास को बुलाया गया। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मेरे गधे को कुछ इशारे सिखा दिए हैं। यह गधा वास्तव में कुछ नहीं समझता, बस उनकी हरकतों की नकल करता है। अकबर चौंके। बीरबल ने भी यह सब शांत भाव से सुना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आप चाहें तो एक परीक्षा और ले सकते हैं। इस बार गधे को किसी और से इशारा करवाइए। अकबर ने रघुनाथ से कहा, तुम ही इस बार गधे से बात करो। रघुनाथ ने बीरबल की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसका इशारा गधे को समझ नहीं आया। गधा चुपचाप खड़ा रहा। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कोई भी भाषा, चाहे वह इशारों की हो या बोलचाल की, तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसमें अभ्यास न किया जाए। रघुनाथ जी ने न तो इशारे सही किए, न ही अभ्यास किया। इसी कारण गधा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। बोलू अब मेरे संकेतों का अभ्यस्त है और वही समझता है। हरिदास झेंप गया और सच कबूल कर लिया। अकबर को क्रोध आया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्षमा करें। ये लोग केवल यह सिद्ध करना चाहते थे कि गधा मूर्ख है, लेकिन आज इसने खुद को साबित कर दिया है। अकबर बीरबल की कहानी, ईमानदार व्यापारी और चतुर बीरबल। एक शिक्षाप्रद कहानी। भाग 1 नई चुनौती। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे।
दरबार सज-धज कर तैयार था और हर दरबारी अपने अपने स्थान पर उपस्थित था। रोज की तरह विचार विमर्श चल ही रहा था कि अचानक एक फरियादी दरबार में उपस्थित हुआ। वह देखने में एक समृद्ध व्यापारी लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा चिंतित था। जहांपनाह, मेरी फरियाद सुनिए, उस व्यापारी ने कहा। बोलो व्यापारी, तुम्हारी क्या समस्या है? अकबर ने पूछा। व्यापारी बोला, मेरा नाम सेठ हरिनाथ है। मैं शहर का एक ईमानदार व्यापारी हूँ। कुछ समय पहले मैंने अपने एक पुराने मित्र सेठ मधुसूदन को 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं। उसने वादा किया था कि 1 महीने में लौटा देगा, लेकिन अब वह मुकर रहा है और कहता है कि मैंने कभी उसे कुछ नहीं दिया। अकबर ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हरिनाथ बोला, नहीं जहांपनाह। मैं और वह अकेले थे जब मैंने उसे पैसे दिए थे। मैं उसके साथ वर्षों से व्यापार करता आ रहा हूं, इसलिए मुझे शक नहीं हुआ। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले की सच्चाई का पता लगाना तुम्हारे जिम्मे है। अगर यह व्यापारी सच बोल रहा है तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यदि झूठा है तो उसे दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जो हुक्म मेरे आका। मैं सच्चाई का पता लगाकर लौटूंगा। भाग 2, चुपचाप की गई योजना। बीरबल ने सेठ मधुसूदन को बुलवाया। वह दरबार में आत्मविश्वास के साथ आया, जैसे कोई अपराधी नहीं बल्कि निर्दोष व्यक्ति हो। बीरबल ने सीधे पूछा, सेठ जी, क्या आपने सेठ हरिनाथ से 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं? मधुसूदन ने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं हुजूर, यह सरासर झूठ है। यह सेठ मुझसे ईर्ष्या रखता है। मैं तो खुद नुकसान में हूं, भला मैं कैसे किसी से पैसे उधार ले सकता हूं? बीरबल चुप रहा। उसने देखा कि मधुसूदन बहुत चालाकी से बात कर रहा था। ऐसे लोग सीधे पकड़े नहीं जाते। उसने फैसला किया कि उसे इस मामले को चतुराई से सुलझाना होगा। वह बोला, ठीक है, मुझे 1 दिन का समय दीजिए। कल इस समय मैं सच्चाई लेकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। भाग 3, पेड़ की गवाही। अगले दिन बीरबल ने सेठ हरिनाथ को बुलाया और कहा, तुमने कहां पर यह धन उसे दिया था? हरिनाथ बोला, हुजूर, वह नगर के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हमने बैठकर सौदा तय किया था और वहीं मैंने उसे स्वर्ण मुद्राएं सौंपी थीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब तुम तुरंत उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और जाकर पूछो कि क्या वह गवाही देने को तैयार है। अगर वह पेड़ सच्चा है तो वह जरूर सच बताएगा। हरिनाथ चौंक गया, लेकिन बीरबल की बात समझ गया। वह तुरंत वहां चल पड़ा। इसके बाद बीरबल दरबार लौटा, जहां सेठ मधुसूदन बैठा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने हरिनाथ को उस पीपल के पेड़ के पास भेजा है। वहां से हमें सच्चाई की गवाही मिलेगी। अकबर ने पूछा, लेकिन पेड़ कैसे गवाही देगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पेड़ से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं होता। वह हमेशा सच के साथ होता है। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी हैरान थे कि बीरबल क्या करने जा रहा है। बीरबल ने कुछ देर प्रतीक्षा की और फिर अचानक मधुसूदन से पूछा, सेठ जी, आपको क्या लगता है इस समय हरिनाथ कहाँ तक पहुँच गया होगा? मधुसूदन ने झट से कहा, हुजूर, वह अब तक उस पीपल के पेड़ तक पहुँच गया होगा। बीरबल मुस्कुराया। तो तुम कैसे जानते हो कि वह पेड़ कहाँ है, अगर तुम वहां कभी गए ही नहीं? सेठ मधुसूदन हक्का बक्का रह गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अपराधी ने स्वयं यह मान लिया कि वह उस स्थान को जानता है जहां लेनदेन हुआ था। इसका अर्थ है कि वह वहां गया था।
और इससे यह साबित होता है कि उसने हरिनाथ से 100 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो एक पेड़ की भी चतुराई से गवाही ले ली। सेठ मधुसूदन अपराध स्वीकार कर चुका था। उसे दंड दिया गया और हरिनाथ को न्याय मिला। भाग 4 दरबारी जलन। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सभी को चकित कर दिया। लेकिन दरबार में कुछ दरबारी ऐसे थे जिन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता खटकती थी। उनमें से एक प्रमुख दरबारी था राजपुरुष खांडेराव, जो हर बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता। उसने सोचा, हर बार बीरबल ही राजा के प्रिय क्यों बने। इस बार मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि बीरबल की चतुराई विफल हो जाए। उसने कुछ दिन बाद एक योजना बनाई और दरबार में अकबर से कहा, जहांपनाह, हम एक प्रतियोगिता करें जिसमें हर दरबारी अपनी चतुराई का प्रमाण दे। जो सबसे अच्छा उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाए। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि एक प्रश्न तैयार किया जाए और सभी दरबारी उसमें हिस्सा लें। भाग 5 चतुराई की प्रतियोगिता। खांडेराव ने एक प्रश्न रखा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोलने के सबसे अधिक बातें कहती है। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला आंखें, कोई बोला किताब, कोई बोला दिल। अब बीरबल की बारी आई। उसने जवाब दिया, परछाई। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, परछाई वह कैसे। बीरबल बोला, जहांपनाह, परछाई बिना बोले हमें कई बातें बता देती है। वह व्यक्ति की स्थिति, आकार, समय और दिशा सब कुछ दर्शाती है। यदि व्यक्ति थका हुआ हो तो उसकी चाल में परछाई थकी हुई दिखती है। यदि वह खुश हो तो उसकी गति में फुर्ती होती है। सूरज का समय, दिशा, सब कुछ परछाई से जाना जा सकता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। खांडेराव जलभुन कर रह गया। भाग 6 बीरबल का ज्ञान। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें इतनी चतुराई कहाँ से मिलती है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मेरी चतुराई कोई जन्मजात वरदान नहीं है। यह जीवन के अनुभव, साधारण लोगों की बातों और आपकी संगत से मिली है। अकबर ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह चतुर बन सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हर कोई चतुर बन सकता है यदि वह सुनना, देखना और समझना सीखे। बुद्धिमानी वही है जो समय पर काम आए और जो सबको न्याय दे सके। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को राज्य के सबसे बुद्धिमान मंत्री की उपाधि दी। भाग 7 कहानी की सीख। इस पूरी कहानी में हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों न हो। चतुराई केवल विद्वानों तक सीमित नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति भी चतुर हो सकता है यदि वह ध्यान से सोचे और समझे। न्याय के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। ईर्ष्या करने से किसी को लाभ नहीं होता, बल्कि वह स्वयं हानि करता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और सच्चाई की पहचान। भाग 1 दरबार में नई उलझन। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, न्याय और बुद्धिमत्ता की मिसाल रहा है। वहां हर रोज नए मुद्दों पर चर्चा होती थी। एक दिन जब सम्राट अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे, तभी एक गरीब किसान बदहवास हालत में दरबार में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर धूल जमी थी और आंखों में बिबसी थी। उसने झुककर अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं एक सच्चा और मेहनती किसान हूं। मेरा नाम रामू है।
मैंने वर्षों की मेहनत से अपने खेत में फसल उगाई थी, लेकिन मेरी मेहनत पर अब किसी और ने कब्जा कर लिया है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कब्जा किसने और कैसे? रामू ने जवाब दिया, मेरे गांव के जमींदार के बेटे ने जबरदस्ती मेरे खेत पर अपना अधिकार जता दिया है। उसने झूठे कागज तैयार करवा लिए हैं और कहता है कि खेत उसका है। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर दरबार के सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस मामले की सच्चाई जान सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। मैं सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा। भाग 2 गांव की ओर यात्रा। बीरबल ने रामू से गांव चलने का आग्रह किया। दोनों अगले ही दिन उस गांव के लिए रवाना हो गए। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोग बीरबल को देखकर चकित रह गए। बीरबल ने गांव के पंचों को बुलवाया और जमींदार के बेटे हरिसिंह को भी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी है। हरिसिंह घमंडी लहजे में बोला, हुजूर, यह खेत मेरे पिता की संपत्ति है। मेरे पास उसके कागज हैं। यह किसान झूठा है। रामू ने झुकते हुए कहा, हुजूर, यह सब जालसाजी है। मेरे पूर्वजों ने इस खेत को वर्षों से जोता है। हमने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, लेकिन इन लोगों ने हम पर झूठा मुकदमा कर दिया है। बीरबल ने कहा, ठीक है, हम खेत पर चलकर वहां जांच करेंगे। भाग 3 खेत की गवाही। बीरबल ने खेत का निरीक्षण शुरू किया। उसने देखा कि खेत के एक कोने में एक पुराना कुआं है, जिसे शायद वर्षों पहले खुदवाया गया था। आसपास के वृक्षों की उम्र भी खेत के पुराने होने का संकेत दे रही थी। बीरबल ने अचानक कहा, इस खेत की सच्चाई यह कुआं जानता है। कल हम इसी कुएं से सच्चाई पूछेंगे। आज रात कुएं के पास पहरा बैठाया जाए, ताकि कोई इसमें छेड़छाड़ न कर सके। गांव वाले चकित रह गए, भला कुआं क्या बताएगा? रात भर 2 प्रहरी कुएं के पास तैनात रहे। किसी ने भी कुछ अजीब नहीं देखा। भाग 4 चालाकी से सच्चाई की परीक्षा। अगले दिन सुबह बीरबल ने रामू और हरिसिंह दोनों को बुलवाया। फिर उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, कुएं में देवता का वास होता है। हम एक पुरानी परंपरा का पालन करेंगे, कोई भी व्यक्ति जो झूठ बोलेगा, उसकी परछाई कुएं में नहीं दिखेगी। गांव वाले उत्सुक हो गए। बीरबल ने सबसे पहले रामू को कुएं के पास खड़ा किया और कुएं में देखा। उसकी परछाई साफ दिख रही थी। फिर हरिसिंह को बुलाया गया। जैसे ही वह कुएं के पास गया, बीरबल ने कुएं में देखा और गंभीर स्वर में बोला, यह तो हैरानी की बात है। हरिसिंह की परछाई नहीं दिख रही। हरिसिंह घबरा गया, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि तुम झूठे हो। उसने प्रहरी से कहा, रात के अंधेरे में हरिसिंह ने कुएं में मिट्टी डलवाई थी ताकि कुछ गुप्त सबूत न मिल सके, लेकिन प्रहरी ने उसे ऐसा करते देखा। अब हरिसिंह पूरी तरह चौंक गया। बीरबल ने कागजों की भी जांच करवाई और वे जाली निकले। गांव में रामू को उसका खेत लौटाया गया और हरिसिंह को दंडित किया गया। भाग 5 सच्चाई और न्याय की चर्चा। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे, अकबर ने पूछा, क्या खेत की सच्चाई सामने आ गई? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी जहांपनाह, सच्चाई कुएं ने ही बता दी, लेकिन असली गवाही तो इंसान के कर्म देते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हारी चालाकी से झूठ की पोल खुल गई, लेकिन अगर कुएं ने कुछ न बताया होता? बीरबल ने कहा, तो भी सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती, क्योंकि झूठ हमेशा डरता है और डर खुद को छुपा नहीं सकता। भाग 6 दरबार में ईर्ष्या।
बीरबल की बढ़ती प्रशंसा देख कुछ दरबारी जलने लगे, खासकर एक दरबारी शेख हुसैन। वह कई वर्षों से अकबर का दरबारी था, लेकिन कभी वह स्थान नहीं पा सका जो बीरबल को मिला। उसने सोचा, अगर बीरबल को एक बार गलत साबित कर दूं तो उसकी छवि धूमिल हो जाएगी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्यों न हम एक बार बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लें। एक ऐसा सवाल पूछा जाए जो किसी के बस की बात न हो। अकबर को विचार अच्छा लगा। उन्होंने अगले दिन एक विशेष सभा आयोजित की। भाग 7 चमत्कारी प्रश्न। अकबर ने दरबार में सबके सामने प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, लालच सबसे बड़ा झूठ है, प्रेम सबसे बड़ा भ्रम है, इत सपने सबसे बड़ा झूठ हैं। अब बीरबल की बारी आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यह है, मैं झूठ नहीं बोलता। अकबर चौंक गए। क्यों बीरबल? बीरबल बोला, क्योंकि हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी कारण से झूठ बोलता ही है, चाहे वह बचाव के लिए हो, किसी को चोट से बचाने के लिए या स्वार्थवश। जो व्यक्ति यह कहता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, वही सबसे बड़ा झूठा है। पूरे दरबार में हंसी फैल गई। अकबर ने ठहाका लगाया, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई को भी मजाक में कहा जा सकता है। भाग 8 कहानी की सीख। इस लंबी घटना श्रृंखला में हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। एक, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो। 2, चतुराई और बुद्धि संकट की घड़ी में ही असली पहचान देती है। 3, ईर्ष्या करने वाले स्वयं ही अपने पतन का कारण बनते हैं। 4, सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य, सूझबूझ और न्यायप्रियता आवश्यक है। 5, बीरबल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी चतुराई नहीं, बल्कि उसकी नीयत थी, जो हमेशा न्याय के साथ रही। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और चमत्कारी अंगूठी। एक शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानी। भाग 1 एक रहस्यमयी उपहार। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे दरबार का संचालन कर रहे थे। उनके प्रमुख मंत्री, विद्वान, कवि और सेनापति सभी दरबार में उपस्थित थे। उसी समय एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया। वह दूर देश से बहुमूल्य उपहार लाया था। वह बोला, जहां पनाह, मैं फारस देश से आया हूं। आपके न्याय और वैभव की ख्याति दूर देशों में फैली है। मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूं, यह चमत्कारी अंगूठी। अकबर ने आश्चर्य से उस अंगूठी को देखा। वह सोने की बनी हुई थी और उसमें एक छोटा सा हीरा जड़ा हुआ था। क्या विशेषता है इस अंगूठी में? अकबर ने पूछा। व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। यह पहनने वाले के स्वभाव, मन की अवस्था और कर्मों के अनुसार उसका प्रभाव बदलती है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अंगूठी भी मनुष्य को पहचानती है? जी हाँ, व्यापारी बोला, यह अंगूठी केवल सच्चे, निष्पाप और न्यायप्रिय लोगों को अपना असर दिखाती है। बाकियों के लिए यह मात्र एक धातु का टुकड़ा है। अकबर और दरबारियों को अंगूठी में रुचि आ गई, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि वह इसे पहनना चाहता है। अकबर ने अंगूठी बीरबल की ओर बढ़ाई और कहा, तुम्हें पहननी चाहिए बीरबल। तुम तो सच्चे और न्यायप्रिय हो। बीरबल मुस्कराया और विनम्रता से अंगूठी पहन ली। भाग 2 अंगूठी का प्रभाव। अंगूठी पहनने के बाद बीरबल कुछ क्षण चुप रहा। फिर वह बोला, यह अंगूठी बहुत भारी है, लेकिन मुझे इसके भीतर एक रहस्य प्रतीत हो रहा है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो रहा है?
बीरबल ने उत्तर दिया, अभी नहीं, परंतु मैं कुछ दिनों तक इसे पहनकर देखूंगा। यदि यह वाकई चमत्कारी है तो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उस अंगूठी को पहना रखा, लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। जो दरबारी पहले बीरबल की प्रशंसा करते थे, वे अचानक उसके प्रति कटु हो गए। शहर में यह अफवाह फैल गई कि बीरबल ने कोई जादुई अंगूठी पहन ली है और अब वह राजा को वश में करने की शक्ति प्राप्त कर चुका है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बीरबल अब बदल गया है और जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं देता। बीरबल को यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर लोग उसके खिलाफ क्यों हो रहे थे। भाग 3 षड्यंत्र की बू। बीरबल ने खुद ही गुप्त रूप से जांच शुरू की। उसने अपने 2 भरोसेमंद सेवकों को विभिन्न स्थानों पर भेजा कि वे लोगों से पता लगाएं कि यह अफवाह फैलाने वाला कौन है। कुछ ही दिनों में बीरबल को पता चल गया कि यह सब शेख रहमत नामक दरबारी का काम था, जो वर्षों से बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने अंगूठी को बहाना बनाकर बीरबल की छवि को खराब करने का षड्यंत्र रचा था। बीरबल को यह जानकर दुख हुआ, लेकिन उसने प्रतिशोध लेने के बजाय एक योजना बनाई। भाग 4 बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने स्वयं जाकर सम्राट अकबर से कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी वास्तव में चमत्कारी है। मैं चाहता हूं कि इस अंगूठी की परीक्षा सभी दरबारियों पर की जाए, जिससे सच्चाई स्पष्ट हो जाए कि यह किसके हाथ में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। अकबर को विचार रोचक लगा। उन्होंने सब दरबारियों को बुलवाया और अंगूठी को एक एक कर पहनाया गया। जब शेख रहमत की बारी आई तो अंगूठी उसकी उंगली में आते ही गिर गई। उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर जा गिरी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह अंगूठी केवल सच्चे और निष्पाप हृदय को ही स्वीकार करती है। जो व्यक्ति छल, कपट या ईर्ष्या से भरा है, अंगूठी उसे अस्वीकार कर देती है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, रहमत, क्या तुमने बीरबल के विरुद्ध अफवाहें फैलाई थीं? रहमत ने डरते डरते सिर झुका दिया। उसने स्वीकार किया कि वह बीरबल से जलता था और उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की थी। अकबर क्रोधित हो गए और बोले, बीरबल, तुमने न केवल सच्चाई से अंगूठी का रहस्य उजागर किया, बल्कि एक छुपे हुए धोखेबाज को भी पकड़ लिया। रहमत को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। भाग 5 सच्चाई और चमत्कार। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह अंगूठी सच में चमत्कारी थी? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, यह अंगूठी कोई चमत्कार नहीं करती थी। इसका कोई जादुई प्रभाव नहीं था। यह तो एक साधारण सोने की अंगूठी थी। लेकिन इंसान की असलियत का पता लगाने के लिए एक कहानी, एक विश्वास और थोड़ा अभिनय काफी होता है। तो अंगूठी खुद नहीं गिरी थी? अकबर ने चौंककर पूछा। नहीं, बीरबल बोला, मैंने अंगूठी को इस तरह बनाया था कि वह थोड़ी ढीली हो जाए और जब रहमत उसे पहने तो अपने आप गिर जाए। इससे लोगों को प्रतीत हुआ कि वह अपवित्र या गलत है। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने न केवल चमत्कार का भ्रम फैलाया, बल्कि एक दुष्ट व्यक्ति को उसकी ही चाल में फंसा दिया। भाग 6 बीरबल की शिक्षा। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर अंगूठी में कोई शक्ति नहीं थी तो तुमने यह योजना क्यों बनाई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी कभी झूठ को हराने के लिए एक सत्य रूपी भ्रम का प्रयोग करना पड़ता है। जब कोई निर्दोष पर आरोप लगते हैं और लोग बिना सोचे समझे विश्वास करने लगते हैं, तो उस भीड़ के सामने कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे उनकी दृष्टि स्पष्ट हो जाए। तो क्या तुम यह मानते हो कि भीड़ सदा बुद्धिमान नहीं होती? अकबर ने पूछा। वो भीड़ भावनाओं से चलती है,
विचार से नहीं, बीरबल बोला। इसलिए नेतृत्व करने वालों की जिम्मेदारी होती है कि वे भीड़ को दिशा दें, न कि केवल तालियां सुनें। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को राज्यदीप की उपाधि दी, जो अंधकार में प्रकाश फैलाने वाला होता है। भाग 7 अंत की ओर। अंगूठी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग फिर से बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। जो लोग पहले भ्रमित थे, वे अब समझ चुके थे कि बीरबल की सोच और दृष्टिकोण गहरे होते हैं। कुछ महीनों बाद वही विदेशी व्यापारी फिर दरबार में आया। वह यह जानकर बहुत प्रभावित हुआ कि उसकी दी हुई साधारण अंगूठी ने राज्य की राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने यह अंगूठी सौंपते समय सोचा भी नहीं था कि यह किसी की सच्चाई प्रकट करने का माध्यम बन जाएगी। अकबर ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तो केवल एक माध्यम थी। असली जादू बीरबल की सोच में है। भाग 8 कहानी की सीख। इस पूरी घटना में हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। 1. सच्चाई को छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। 2. बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, व्यवहार में भी प्रकट होती है। 3. ईर्ष्या से प्रेरित लोग अंततः स्वयं अपनी सच्चाई उजागर कर देते हैं। 4. चमत्कार से नहीं, विचारशीलता से समाज का भला होता है। 5. जब झूठ अधिक हो जाए तो सच्चाई को उजागर करने के लिए चतुराई की जरूरत होती है। समापन विचार। बीरबल की यह कहानी केवल एक अंगूठी की कहानी नहीं है। यह उस बुद्धिमत्ता की मिसाल है जो ना तलवार से आती है, ना ताज से, बल्कि सच्चाई, विवेक और साहस से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि बीरबल आज भी भारत की लोक कथाओं में अमर हैं। अकबर बीरबल की दीर्घ कथा, बीरबल की न्यायदृष्टि। एक शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानी। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल न केवल भव्यता और वैभव से भरा था, बल्कि ज्ञान, तर्क और न्याय के प्रति विशेष सम्मान के लिए भी जाना जाता है। उन्हीं के दरबार में एक रत्न था, बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की मिसालें आज भी जनमानस में जीवित हैं। इस कथा में हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जहां बीरबल ने अपनी न्यायदृष्टि, सूझबूझ और मानवीय समझ से एक असाधारण निर्णय लेकर एक पूरे गांव को न्याय दिलाया। भाग 1 रहस्यमयी शिकायत। एक दिन अकबर के दरबार में एक वृद्ध महिला, जिसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे, पहुंचती है। उसे देखकर बीरबल स्वयं उठ खड़े हुए और उसे राजा के सामने ले गए। अकबर ने स्नेहपूर्वक पूछा, माई, क्या बात है? क्यों इतनी व्याकुल हो? वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटे गांव की रहने वाली हूं, हुसैनपुर की। हमारा गांव बहुत शांत और मेहनती है, पर पिछले कुछ महीनों से एक बड़ा संकट हम पर छाया हुआ है। गांव का जमींदार अमानत खां लोगों से जबरदस्ती कर वसूलता है। जो विरोध करता है उसे जेल में डलवा देता है या घर से बेघर कर देता है। बीरबल ध्यानपूर्वक सब सुन रहे थे। वृद्धा आगे बोली, हमने कई बार अपनी शिकायत तहसील में दर्ज कराई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम बस आपकी शरण में आए हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक जाओ। यदि महिला का आरोप सही हो तो हम इस अन्याय को जड़ से समाप्त करेंगे। बीरबल ने झुककर सिर झुकाया और कहा, हुजूर, मैं कल ही हुसैनपुर के लिए प्रस्थान करूंगा। भाग 2 गुप्त यात्रा और सच्चाई की तलाश। बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वे पहचान छिपाकर गांव पहुंचेंगे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और वास्तविकता सामने आ सके। वे एक साधारण फकीर के भेष में हुसैनपुर पहुंचे। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि लोग डरे में से रहते हैं।
खेतों में काम करते किसान जब भी हवेली की ओर निगाह डालते तो मानो भय के साए से कांप उठते। बीरबल ने एक किसान से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह डर के मारे कुछ कहने को तैयार न हुआ। अंततः एक छोटी झोपड़ी में रहने वाली एक विधवा महिला ने बीरबल को रोटी और पानी दिया। उसने धीरे से कहा, फकीर बाबा, आप जल्दी यहाँ से चले जाइए। इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं। अमानत खां को शक हुआ तो आप भी मुसीबत में पड़ेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या अमानत खां इतना अत्याचारी है? वह बोली, उससे बड़ा जालिम मैंने नहीं देखा। गांव के हर किसान से उपज का आधा हिस्सा जबरदस्ती लेता है। किसी के घर कोई बेटी की शादी हो तब भी कर मांगता है। यदि कोई मना करे तो उसे गांव से निकाल देता है। बीरबल को अब सच्चाई की पुष्टि मिल रही थी। उन्होंने अगले कुछ दिनों में अलग अलग लोगों से बात कर सबूत इकट्ठा किए और योजना बनाई कि कैसे अमानत खां को न्याय के कटघरे में लाया जाए। भाग 3 बीरबल की युक्ति। बीरबल जान चुके थे कि केवल आरोप लगाकर न्याय नहीं दिलाया जा सकता। उन्हें ऐसा प्रमाण जुटाना होगा जिससे दरबार में कोई भी अमानत खां का पक्ष न ले सके। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को विश्वास में लिया और एक योजना बनाई। बीरबल ने आदेश दिया कि अगली सुबह गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों से थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर गांव की चौपाल में इकट्ठा हों और बिना कारण बताए सिर्फ खामोशी से बैठ जाएं। अगले दिन जब अमानत खां ने देखा कि सैकड़ों किसान चौपाल पर जमा हैं, तो वह क्रोध में लाल हो गया। वह सैनिकों के साथ आया और बोला, यह क्या हो रहा है? बगावत? कौन है इसका सरगना? कोई भी नहीं बोला। अचानक बीरबल ने अपने फकीरी भेष में सामने आकर कहा, ये लोग मुझसे आशीर्वाद लेने आए हैं सरकार। आपसे कोई शिकायत नहीं है। अमानत खां ने घूरते हुए कहा, बाबा, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत किसने दी? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो न्यायप्रिय हैं, उन्हीं की भूमि पर हर जीव को जगह मिलती है। क्या आप न्यायप्रिय हैं? अमानत खां कुछ जवाब देता उससे पहले ही दरबार का एक सिपाही आया और बोला, फकीर बाबा, सम्राट अकबर ने आपको तुरंत बुलाया है। यह सुनते ही अमानत खां का चेहरा पीला पड़ गया। दरबार के सिपाही ने फकीर को सलाम किया। तभी बीरबल ने अपनी असली पहचान प्रकट कर दी। मैं बीरबल हूं और अब तुम सम्राट के दरबार में चलोगे अपने कुकर्मों का जवाब देने। अमानत खां कुछ कह भी नहीं पाया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। भाग 4 दरबार में न्याय। दरबार में अमानत खां को अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कड़क स्वर में पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे खिलाफ क्या आरोप हैं? अमानत खां डरते हुए बोला, जहांपनाह, यह सब एक साजिश है। मैं तो केवल कर वसूल करता था। बीरबल ने आगे आकर कहा, हुजूर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस आरोप का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं। अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल ने गांव के 10 किसानों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने सबूतों के साथ एक एक करके बयान दिए। किस तरह उनके खेतों की उपज छीनी गई, किस तरह उनकी बेटियों की शादी के लिए पैसे देने पर उन्हें दोहरी कर वसूली का सामना करना पड़ा, किस तरह विरोध करने पर घर से निकाल दिया गया। बीरबल ने कहा, इनके पास अमानत खां के दस्तखत वाली रसीदें भी हैं जो दरबार के नियमों के खिलाफ कर वसूली दर्शाती हैं। अकबर ने सबूत देखे और अमानत खां की ओर देखा। अब वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। अकबर ने आदेश दिया, अमानत खां को उसकी संपत्ति से बेदखल किया जाए और उसके द्वारा वसूले गए सारे धन को गांव के किसानों में बांटा जाए। साथ ही उसे 2 वर्षों की जेल की सजा दी जाती है। पूरा दरबार बीरबल की न्यायदृष्टि की सराहना करने लगा।
भाग 5 पुरस्कार और संदेश। बीरबल ने अपने हिस्से की प्रशंसा को विनम्रता से नकारते हुए कहा, जहांपनाह, यह न्याय केवल मेरा नहीं, उन किसानों का है जिन्होंने साहस दिखाया और अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए। अकबर ने घोषणा की एक हुसैनपुर को करमुक्त घोषित किया जाता है 2 वर्षों के लिए। 2 बीरबल को राजन्यायरत्न की उपाधि दी जाती है। 3 हर जिले में एक जनसुनवाई सभा बनाई जाएगी जहां ग्रामीण अपनी शिकायत सीधे दरबार में भेज सकते हैं। भाग 6 कथा का प्रभाव और समापन। यह घटना जल्द ही पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो गई। किसान, व्यापारी, शिक्षक, साधु सभी ने अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। बीरबल ने एक बार अकबर से कहा, जहांपनाह, शासन केवल ताकत से नहीं चलता, वह जनता के विश्वास से चलता है। अगर जनता रोती है और राजा सुनता नहीं तो वह राज्य खोखला हो जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बीरबल, तुम मेरे राज्य की आत्मा हो। तुम्हारी दृष्टि मेरे राज्य को समृद्ध बनाती है। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता ने एक बार फिर सिद्ध किया कि सही मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः वही विजय पाता है। सीख। न्याय में देर नहीं होनी चाहिए। जो सच्चे होते हैं वे भेष बदलकर भी सत्य को उजागर कर सकते हैं। जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है, बशर्ते वे एकजुट हों। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं बल्कि साहस और विवेक से आती है। राजा वही जो अपनी जनता के आंसू समझ सके। अकबर बीरबल कथा, बीरबल की खोई हुई अंगूठी। एक दीर्घ रोचक कथा। भाग 1 अंगूठी का रहस्यमय गुम होना। एक सुबह जब अकबर दरबार के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी उंगली में उनकी प्रिय अंगूठी नहीं है। उन्होंने सेवकों से पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने तो कल रात तक यह अंगूठी पहनी थी, अकबर ने चिंतित होकर कहा। दरबार के प्रधान सेवक ने कहा, जहांपनाह, हम महल के हर कमरे की तलाशी लेंगे, वह जरूर यहीं कहीं होगी। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, यदि अगले 24 घंटों में मेरी अंगूठी नहीं मिली तो सारा महल सजा भुगतेगा। सारा राजमहल सन्नाटे में डूब गया। सेवक, रक्षाकर्मी, रसोई के लोग सभी भयभीत थे। कोई नहीं जानता था कि वह अंगूठी कहाँ गई। भाग 2 बीरबल की एंट्री। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने जैसे ही सम्राट का चेहरा देखा, उन्हें समझ आ गया कि कुछ गंभीर घटित हुआ है। जहांपनाह, क्या बात है? आपका चेहरा चिंता से भरा हुआ लग रहा है, बीरबल ने पूछा। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी खो गई है। वह जो मेरी मां ने दी थी। मैं उसे सदा अपनी उंगली में रखता था। अब पता नहीं कहाँ गिर गई। मैंने सारा महल छान मारा पर उसका कुछ पता नहीं चला। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, क्या आपने ध्यान दिया कि आपने अंगूठी आखिरी बार कहाँ देखी थी? शायद स्नानगृह में, पर यकीन नहीं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, राजा भले ही कितना ही महान हो पर चोर भी चतुर हो सकता है। यदि अंगूठी खोई नहीं बल्कि चुराई गई हो तो हमें जांच शुरू करनी चाहिए। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देते हैं? अकबर ने तुरंत सहमति दी। बीरबल, अगर कोई इसे चुरा कर ले गया है तो मुझे उसका नाम जानना है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और महल की तहकीकात शुरू कर दी। भाग 3 बीरबल की युक्ति। बीरबल ने सबसे पहले महल के उन लोगों की सूची बनवाई जो पिछले 24 घंटे में सम्राट के निजी कक्ष और स्नानगृह में गए थे। इसमें कुल 11 नाम थे, रक्षाकर्मी, सेवक, राजरसोइया, नाई, वस्त्र प्रबंधक आदि। बीरबल ने उन्हें दरबार में बुलवाया।
जब वे सभी 11 व्यक्ति उपस्थित हो गए तो बीरबल ने एक थैली मंगवाई और उसमें 11 समान लकड़ी की छड़ियां डलवा दीं। हर छड़ी 1 फुट लंबी थी। बीरबल ने घोषणा की, इनमें से किसी एक ने अंगूठी चुराई है। यह साबित करने के लिए मुझे कोई यातना या आरोप की आवश्यकता नहीं। ये छड़ियां ही सच्चाई बताएंगी। वह बोले, हर व्यक्ति एक एक छड़ी ले जाए। यदि वह निर्दोष है तो छड़ी वैसी ही रहेगी, लेकिन जो चोर होगा उसकी छड़ी 1 इंच छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये छड़ियां जादुई हैं। महल में सन्नाटा छा गया। सभी चुपचाप छड़ी लेकर अपने कक्षों को लौट गए। भाग 4, चोर का भय और भेद। बीरबल जानते थे कि जादू जैसी कोई बात नहीं होती, पर उनके इस कथन ने चोर के मन में डर उत्पन्न कर दिया। चोर सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी सचमुच छोटी हो गई तो पकड़ा जाऊंगा। उस रात उसने अपनी छड़ी को स्वयं 1 इंच काट दिया, यह सोचकर कि यदि वह छोटी हो जाए तो बाकी जैसी लगे। अगली सुबह बीरबल ने सबकी छड़ियां इकट्ठी की और ध्यानपूर्वक देखा। एक सेवक की छड़ी वास्तव में 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर यही है। अकबर ने सेवकों से उस सेवक की तलाशी लेने को कहा। उसकी चप्पलों के नीचे छिपाकर रखी गई वही अमूल्य अंगूठी मिल गई। बीरबल की चतुराई से न केवल अंगूठी मिल गई बल्कि चोर भी पकड़ा गया। भाग 5, अकबर की प्रतिक्रिया और जनसभा। अकबर ने बीरबल को दरबार में प्रशंसा स्वरूप खड़ा किया और कहा, बीरबल, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम बिना किसी हिंसा, पूछताछ या अपमान के इतनी आसानी से चोर का पता लगा लोगे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अपराधी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर होता है। यदि हम उस डर को पहचान लें तो सत्य स्वयं सामने आ जाता है। अकबर ने जनता के सामने घोषणा की। 1. बीरबल को मुक्तचिंतक न्यायरत्न की उपाधि दी जाती है। 2. दोषी सेवक को दंडस्वरूप 2 वर्ष की जेल और आजीवन महल सेवा से निष्कासन किया जाता है। 3. सम्राट के निजी कक्षों की निगरानी प्रणाली को सशक्त करने का आदेश दिया गया। भाग 6, कथा में मोड़, बीरबल की अग्नि परीक्षा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद महल में फिर एक अफवाह फैली। बीरबल ने यह योजना पहले से बना रखी थी। उन्हें पहले से पता था कि चोर कौन है। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने यह बात सम्राट के कानों में डाली। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, क्या तुमने पहले से सेवक को पहचान लिया था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किसी को आरोपित नहीं किया, जहांपना। मैंने बस मनोविज्ञान का प्रयोग किया। अकबर ने फिर भी उन्हें एक चुनौती दी, यदि तुम वास्तव में इतना ही बुद्धिमान हो तो मैं तुम्हें एक और काम सौंपता हूं। भाग 7, गुप्त प्रश्न, सबसे बड़ा पापी कौन? अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, साम्राज्य के 100 व्यक्तियों को एकत्र करो और उनमें से सबसे बड़ा पापी कौन है, यह मुझे बताओ। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद उन्होंने नगर में डुगडुगी बजवाई, राजा बीरबल एक खास आयोजन कर रहे हैं। सभी को निमंत्रण है, भोजन, वस्त्र और दान मिलेगा। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने उनमें से 100 लोगों को छांटा, किसी को भिखारी के रूप में, किसी को व्यापारी, किसी को सैनिक, किसी को पुजारी के रूप में बुलाया। फिर एक बड़ा पंडाल सजवाया और अकबर को आमंत्रित किया। बीरबल ने मंच पर खड़े होकर घोषणा की, इन सबको मैं जानता नहीं, पर मैंने इनसे एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुमने जीवन में कभी पाप किया है? इनमें से 99 लोगों ने कहा, हाँ, कुछ न कुछ गलती तो हुई है। केवल एक ने कहा, मैं पूर्णतः निर्दोष हूं, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया
जहां पनाह, यही सबसे बड़ा पापी है जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। बाकी 99 कम से कम ईमानदार हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया, फिर जोरदार तालियों से गूंज उठा। भाग 8 समापन और शिक्षा। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे दरबार के गहना नहीं, आत्मा हो। तुम्हारे जैसी दृष्टि औरों में होती तो यह राज्य स्वर्ग बन जाता। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां सच्चा राजा हो और उसे समझने वाला न्यायप्रिय मंत्री, वहां स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं। कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं। 1. झूठ और चोरी का पर्दा डर से उठता है, बल से नहीं। 2. बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान नहीं, बल्कि समय पर सही प्रयोग है। 3. स्वीकार करने की शक्ति ही सच्चे मनुष्य की पहचान है। 4. जो अपनी गलती को न माने, वही सबसे बड़ा दोषी होता है। 5. प्रश्न करने की कला ही सत्य की खोज का पहला कदम है। अकबर बीरबल की कहानी, गुप्त धन और 3 प्रश्न। एक लंबी शिक्षाप्रद कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारत की संस्कृति में ऐसी रच बस गई हैं कि हर आयु वर्ग के लोग उनसे न केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन की गूढ़ सीख भी लेते हैं। यह कहानी उस समय की है जब दिल्ली के पास के एक राज्य में एक पुरानी गुफा से अकस्मात एक गुप्त खजाना मिला, जिसने सम्राट अकबर के दरबार को चुनौती और भ्रम की स्थिति में डाल दिया। भाग 1 गुफा में मिला खजाना। दिल्ली से लगभग 200 मील दूर स्थित मथुरा प्रांत में एक बंजर जमीन की खुदाई हो रही थी, जिसे राज्य द्वारा कृषियोग्य भूमि में परिवर्तित किया जाना था। एक दिन मजदूरों को खुदाई के दौरान एक पुरानी, पत्थरों से बंद गुफा दिखाई दी। जब उसे तोड़ा गया तो भीतर से सोने की मूर्तियां, चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और प्राचीन लेख मिले। प्रांत के राज्यपाल ने तुरंत यह समाचार सम्राट अकबर को भिजवाया। अकबर उस समय अपने बागीचे में टहल रहे थे जब यह संदेश मिला। उन्होंने समाचार पढ़ते ही बीरबल को बुलवा भेजा। भाग 2 दरबार में गूंजा निर्णय। बीरबल अकबर ने कहा, तुमने इस गुप्त खजाने के बारे में सुना? जी हुजूर, यह धन हमारे इतिहास की धरोहर है, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर बोले, अब प्रश्न यह है कि यह धन किसका है? क्या यह मुगल साम्राज्य का है या उस गांव का जहां से यह निकला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह निर्णय भावनाओं से नहीं, तर्क से लेना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि पहले यह तय किया जाए कि यह धन कब और किसने छुपाया होगा। अकबर ने इस पर सहमति दी और तत्काल बीरबल को इस विषय की जांच सौंप दी। भाग 3 बीरबल की जांच यात्रा। बीरबल कुछ सिपाहियों और इतिहासज्ञों के साथ मथुरा की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने उस गुफा और उसके आसपास के प्राचीन मंदिरों, शिलालेखों और ग्रामीणों से प्राप्त ज्ञान को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। गुफा के अंदर एक ताम्रपत्र भी मिला, जिस पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा था। विद्वानों ने उसे पढ़कर बताया कि यह खजाना गुप्त वंश के राजा नरसेन द्वारा छुपाया गया था, जब यवनों का आक्रमण हुआ था। बीरबल ने इस निष्कर्ष के आधार पर कहा, यह धन भारतवर्ष की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, अतः इसे किसी एक गांव या व्यक्ति का नहीं माना जा सकता। भाग 4 ग्रामीणों की आपत्ति। जब बीरबल ने यह बात ग्रामीणों को बताई कि खजाना राज्य को सौंपा जाएगा, तो गांव के मुखिया ने विरोध किया। यह धन हमारी जमीन से निकला है। हमारे पूर्वजों ने इसे बचाया। इसका हक हमारा है। बीरबल ने उत्तर दिया, तो क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि यह तुम्हारे पूर्वजों का है? तुमने इसकी रक्षा की? क्या किसी दस्तावेज, किसी उल्लेख, किसी कहानी में इसका प्रमाण है? ग्रामवासियों ने कहा, प्रमाण तो नहीं, परंतु यह हमारी मिट्टी से निकला है। बीरबल ने कहा,
यदि कोई बीज किसी खेत में गिर जाए और वह वृक्ष बन जाए तो क्या वह पेड़ खेत के मालिक का होगा या बीज बोने वाले का? गांव वाले चुप हो गए। भाग 5 3 प्रश्नों की चुनौती। इस घटना के बाद बीरबल जब दरबार लौटे तो वहां 3 राजदूत उपस्थित थे, एक फारसी, एक अफगानी और एक मिस्र का। वे अकबर की न्यायप्रियता और बुद्धिमान मंत्रियों की ख्याति सुनकर आए थे और एक चुनौती लेकर आए थे। उन्होंने कहा, हम आपके दरबार में 3 प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आपके मंत्री इनका उत्तर नहीं दे पाए तो आपको हमारे सम्राटों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। यदि आपके मंत्री उत्तर दे दें तो हम तीनों अपने अपने राज्यों में आपके न्याय की गाथा कहेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए और बोले, प्रश्न पूछिए। भाग 6 पहला प्रश्न, आकाश का केंद्र बिंदु। फारसी दूत ने पहला प्रश्न किया, आकाश का केंद्र बिंदु कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर एक लंबा बांस गाड़ा और कहा, यहाँ है। फारसी दूत ने व्यंग्य से पूछा, कैसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल बोले, यदि तुम सिद्ध कर दो कि यह केंद्र नहीं है तो मैं मान लूंगा, पर जब तक तुम सिद्ध नहीं करते यह केंद्र ही माना जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 7 दूसरा प्रश्न, धरती पर कितने तारे हैं? अफगानी दूत ने दूसरा प्रश्न किया, धरती पर कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, इसकी ऊन के हर रेशे जितने तारे हैं। गिन सकते हो तो गिन लो। अफगानी दूत निरुत्तर हो गया। भाग 8 तीसरा प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मिस्र के दूत ने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, एक सैनिक, एक साधु, एक व्यापारी और एक बालक को दरबार में लाया जाए। चारों को बुलाया गया। बीरबल ने सैनिक से पूछा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सत्य क्या है? आदेश का पालन। साधु बोला, ईश्वर। व्यापारी बोला, लाभ। बालक बोला, मां की ममता। बीरबल बोले, देखो, संसार का सबसे बड़ा सत्य वह होता है जो व्यक्ति विशेष के अनुभव से उपजता है। कोई एक सत्य सबसे बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है। इसलिए सबसे बड़ा सत्य है, हर किसी का सत्य अलग होता है। पूरा दरबार मौन हो गया। फिर दूतों ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक बीरबल की बुद्धिमत्ता को नमन किया। भाग 9 अकबर की परीक्षा। 3 सप्ताह बाद अकबर ने सोचा कि बीरबल को भी एक गूढ़ परीक्षा दी जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यदि एक बार में मैं तुमसे 3 वचन मांगू, एक अपने राज्य के लिए, एक अपने पुत्र के लिए और एक अपने अहंकार के लिए, तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मैं तीनों वचन दे दूंगा, परंतु तीनों में आपकी भलाई ही होगी। बताओ कैसे? राज्य के लिए मैं कहूंगा कि आप हर न्याय निर्णय में जनता से खुली राय लें। पुत्र के लिए कहूंगा कि उसे संघर्ष और सेवा का अवसर दें, न कि केवल ताज। और अहंकार के लिए कहूंगा, हर दिन बीरबल से एक प्रश्न पूछिए और यदि उत्तर न मिले तो उसे बाहर निकालिए। यह अहंकार शांत रहेगा। अकबर जोर से हंस पड़े, बीरबल, तुमने तीनों को साध लिया। भाग 10 समापन और शिक्षाएं। कुछ दिनों बाद गुप्त खजाने को सम्राट ने एक संग्रहालय में रखवाया, जहां से आम जनता उसका दर्शन कर सके। गांव को उस भूमि का स्वामित्व और सुधार निधि दी गई। बीरबल को धैर्यरत्न की उपाधि मिली। इस कहानी से प्राप्त शिक्षाएं। 1 धरोहरों का स्वामित्व भावनाओं से नहीं, तर्क और न्याय से तय होता है। 2 बुद्धि की सच्ची परीक्षा तब होती है जब प्रश्न असंभव लगें। 3 हर सत्य की एक व्यक्तिगत व्याख्या होती है।
किसी का अनुभव ही उसका सत्य है। 4 ईर्ष्या, स्वार्थ और लालच निर्णयों में बाधा डालते हैं, पर धैर्य उन्हें पार करता है। 5 एक सच्चा राजा वह है जो स्वयं को भी प्रश्नों के घेरे में रखता है।